हो गई शाम, गिर गए दाम। अस्सलाम वालेकुम। ट्यूसडे का दिन है, उमेर मेरा नाम है और प्रोग्राम का नाम है सीन ऑन है। कम्युनिटी टीवी पे एक बार फिर आपके साथ हाजिर है और आज ज़बरदस्त किस्म प्रोग्राम हमने लाइन अप किया हुआ है आपके लिए। शुरू करेंगे बात थोड़ी सी पीआईए के ऊपर। ज़ाहिर है एक बड़ा सानिया है हमारे मुल्क में, कुछ अरसा हो गया है, मगर ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं जो आपकी अटेंशन में लाना चाहूँगा। उसके बाद फिर हमारे साथ फसी सैयद साहब होंगे। हम बात करेंगे इलीट्स के बारे में, और जो इलीट्स अक्सर बहुत ज़्यादा आम आदमी को इग्नोर कर देते हैं और लॉ को इग्नोर कर देते हैं, और क्या सिलसिला क्या है, मसला क्या है। तो इलीट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हमारे साथ एक्सपर्ट होंगी, इंश्योरेंस एक्सपर्ट, जो पेरेंट सुपर वीज़ा के ऊपर बात करेंगी, जो पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस होता है। और फिर हम ख़त्म करेंगे पुरानी यादों के साथ। पुरानी यादों में आज हमारे साथ प्रोग्राम होगा सीआईडी, जिसके ऊपर एक बहुत ख़ास नज़र हम लोग डालेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। शुरुआत करते हैं पीआईए से। अब ज़ाहिर है पीआईए का बहुत बड़ा साने हुआ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं प्रिटेंड करूँगा यहाँ पे बैठ के कि मैं किसी भी किस्म का एविएशन एक्सपर्ट हूँ। अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, तो हम इंतज़ार करेंगे उसका। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मैं अपने आप को पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था मैंगो मैन बोलता हूँ, आम आदमी मैंगो मैन। हमारे प्रोड्यूसर को बहुत बुरा लगता है मैं अपने आप को मैंगो मैन बोलता हूँ। तो मेरी नज़र अक्सर आम लोगों के ऊपर रहती है और आम लोगों का क्या रद्द अमल रहा इंसिडेंट्स के ऊपर, और उसके ऊपर आज थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे। सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ देख के कि जो सानिया हुआ और उसके बाद फिर जो उसका आफ्टर मैथ हुआ, उसके बाद जो हुआ। ज़ाहिर है सानिया हुआ, कराची के लोगों ने, मॉडल टाउन के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वॉलंटियर्स आगे चले गए। मैं रिपोर्ट देख रहा था कुछ दिन पहले, तो उसमें बताया हुआ था कि वो आग जैसा पानी हो रहा था, मगर उसमें भी लोग चले गए और रेस्क्यू का काम जारी था। एक पहलू तो ये है हमारा, मगर एक दूसरा पहलू भी है कि ईद से एक दिन पहले ये सानिया हुआ और अगले दिन हम ये सब कुछ भूल के बैठे हुए थे। आम लोग, आम आदमी, जिसका मैंने आपको बताया, रंग बिरंगे लिबासों में हम लोग घूम रहे हैं, अपनी ईद मना रहे हैं। लोग हमारे लोग थे। ये चीज़ हम में से किसी के साथ भी हो सकती थी। आपने, मैंने ज़िंदगी के किसी न किसी टाइम पे पीआईए में सफ़र किया है। हमारा कोई भी प्यारा इस फ्लाइट में हो सकता था। थोड़ा सा एहसास करने की ज़रूरत है। जीटीए में मैं देख रहा था लोग फुल ऑन ईद मना रहे हैं। अब लोग अक्सर कहेंगे तो क्या हम अपनी ईद छोड़ दें क्या, मगर लोग हमारे लोग थे, तो थोड़ा सा एहसास करने की ज़रूरत है। अब आम लोगों का तो सही, अभी मैं जो रिपोर्ट मैंने खोली उसमें मैं, जो जेडीसी वाले भाई हैं हमारे, ज़फ़र अब्बास साहब, अल्लाह ताला लंबी उम्र दे उनको, काफ़ी काम कर रहे हैं वो, और फैसल ईदी साहब पीआईए के सिलसिले में। ज़फ़र अब्बास भाई, वायरल वीडियो था, उसमें बता रहे थे कि भाई कोई जाके उन लोगों को पूछ लो, उनकी इयादत कर लो, इनके यहाँ भी ईद हुई है। पीआईए से लेकर सियासी लीडरान तक, बड़े लीडरान तक, किसी ने उनको कॉल नहीं की, किसी ने उनकी इयादत नहीं की। पाकिस्तान में हमारा ये कल्चर है कि जब भी किसी के इंतकाल हो जाते तो पहली ईद को उसके यहाँ जाया जाता है, इबादत की जाए। ऐसा कुछ नहीं था, और वो लोग बेचारे भटके घूम रहे थे इधर उधर। और अभी तक जो आखिरी रिपोर्ट आई है, मैं देख रहा था, कायम अली शाह साहब ने भी बताया कि 75 लाशों की निशानदेही हो गई है आउट ऑफ 97। जितना टाइम गुजर चुका है वो, ये भी एक अजीब सी बात है कि अभी तक लोगों को उनकी अपने प्यारों की लाशें नहीं मिली। प्यारों की लाशों के लिए वो दर दर भटक रहे हैं। तो अब हम, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अभी एक वीडियो मैंने आपके लिए लाइन अप की हुई है, उसमें भी जो साहिबा बात करी ये कह रही हैं कि जो कोई बताने के लिए, कोई जवाब देने के लिए एजेंसी तैयार नहीं। और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आपने कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाए हैं, आपने किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के चक्कर लगाए, आपको बड़ी अच्छी तरह पता होगा किस बारे में बात कर रही हैं। क्योंकि 10 चक्कर लगाए बगैर और 10-12 लोगों के पास जाए बगैर हमारा काम तो होता नहीं है। तो क्या वजह है कि हम आज भी 2020 में भी इस सिचुएशन में बैठे हुए हैं। और मैं यहाँ जब जीटीए में, एक मेरे पास जो चेक आता है उसको मैं स्कैन करता हूँ अपने मोबाइल में, और वो मेरे बैंक में 5 सेकंड में डिपॉजिट हो जाता है। मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता हूँ, मैं ऑनलाइन अप्लाई कर देता हूँ, घर आ जाता है मेरे। बड़ी एक तो अफसोसनाक बात है, और ऊपर से समझ में नहीं आता कि सिचुएशन जो है वो। अच्छा, उसके बाद कहते हैं, अक्सर वीडियोस मैंने देखे कि जनाब पीआईए तो नंबर
40 है या 45 इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट्स, बाकी जो मुल्क हैं उसमें देखें कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो क्या हमें कंपेयर करना ज़रूरी है बाकी मुल्कों से, जो कि PIA ने बाकी लोगों से कंपेयर करना है? इज़ वन एक्सीडेंट टू मच? 10 साल में अगर एक हो जाता है, 10 साल में अगर एक बार 97 लोग जिनको कहा जा रहा है कि शहीद होते हैं, तो क्या इज़ दैट एक्सेप्टेबल टू अस? हमारा पड़ोसी मुल्क है US, उसमें अभी एक साहब की डेथ हुई है और पूरा मुल्क खड़ा हो गया है। हमारे 97 लोगों की डेथ हो गई, कोई खड़ा होने के तैयार नहीं है। इट्स बिजनेस एज यूजुअल। ये अभी हुआ था, जुनैद जमशेद साहब का वाक़या हुआ था, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उन्हें। उसके बाद फिर यूथ समिट के लोग थे, उनका फिर PIA में, ये अब तीसरा है, मगर कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा, अगर राइट हैंड पे जो चार्ट मैंने निकाला था अगर दिखा पाएँ प्लीज़, तो आपको समझ में आएगा मैं बात क्या कर रहा हूँ। बेसिकली जो चार्ट है वो आपको बताएगा कि जो एरर था वो किसका था। ज़्यादातर जो परसेंटेज आप देखेंगे चार्ट के अंदर, अगर उल्टे हाथ पे आ रहा हो, बिल्कुल उल्टे हाथ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ज़्यादातर जो प्लेन क्रैशेस होते हैं उसमें गलती होती है तो पायलट की या टेक्निकल फॉल्ट होती है जहाज़ की। इसके अलावा कोई मसला नहीं है, और इस चार्ट में भी यही बताया गया है। शुरू से डेटा ये लिया गया है और इसमें यही निशानदेही की गई है कि यही 2 वजूहत होती हैं। जब भी एयरप्लेन इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, इसी बात की यहाँ पे निशानदेही हुई है कि जितने भी आपके जो प्लेन क्रैशेस होते हैं उसमें तीसरा कोई मसला नहीं होता। एक पायलट एरर, दूसरा टेक्निकल मसला होता है, और इसीलिए लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब टेक्निकल मसला होता है। ये आप 1950 से देख रहे हैं, 50% ऑफ द टाइम पायलट एरर ऑलमोस्ट, और 23% टाइम इट वाज अ मैकेनिकल एरर। तो 75% तो यहीं पर हो गया, 3/4। तो यही 2 मसले हैं। अब PIA वाले कह रहे हैं जनाब हमारा जहाज़ बिल्कुल सही था, पायलट की फैमिली कह रही है कि वो बिल्कुल सही थे। तो गलत कौन है? गलत आवाम है मेरे ख्याल से। उमूमन होता ये है कि अब हम कहते हैं, हमें असल में 2 किस्म के जो लोग होते हैं वो कभी भी बड़ी मुश्किल से कामयाब होंगे। एक वो जो माजी में देखते रहते हैं, और दूसरे वो जो मुस्तकबिल में देखते रहते हैं। मुस्तकबिल में कौन होते हैं? वो लोग जो ख्याली पुलाव बनाते हैं कि जनाब यहाँ हो जाएगा, मैं कर लूँगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे, टटोल के देखिएगा। हम लोग हैं, हमें माजी में रहने का बड़ा शौक़ है कि जनाब जो वो जैकलिन कैनेडी थी, उन्होंने कहा कि PIA इज़ अ ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। ओ भाई, ये तो पूछो आज जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रम्प, वो क्या कह रही है PIA के बारे में? उसको पता भी है कि नहीं है PIA के बारे में? मगर हम माजी में खुश हैं। जैकलिन कैनेडी ने कहा था, बाकी सब जाएं भाड़ में। अब हमें पता है, पुराने चीज़ें उठा के हम निकाले। इब्ने सीना के ज़बरदस्त, जिस जनाब वो ज़बरदस्त किताबें लिखता था, बुक ऑफ हीलिंग लिखी है इब्ने सीना ने, मुसलमान छाए हुए थे। आजकल तो सब बैठ के जॉन सीना को देख रहे हैं मुसलमान। आज की बात करो ना, 1400 साल की पहले की बात करना बंद करें। आज बताएं कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। आज तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं कि सुबह में हम लोग मेहंदी के शोज़ देख रहे होते हैं मॉर्निंग टेलीकास्ट में, और शाम में बेवफा बेगमात के ड्रामे देख रहे होते हैं, और हमारे पास और कोई काम नहीं है करने के लिए। लोगों से बात करो, अक्सर लोग कहते हैं वो भाई हमारे दादा तो थे, पार्टीशन से पहले सोने का कारोबार था। आजकल उन लोगों का सोने का ही कारोबार है, 17 घंटे सोते हैं घर में वो। तो आज में जीना सीखें। आज बताएं आप लोग कहाँ खड़े हुए हैं और आज का क्या प्लान है, और इस पर अगर हम फोकस करें तो अच्छी बात होगी। इसके अलावा JDC और ED साहब का मैंने जिक्र कर दिया। ये तो शुक्र है कि इस तरह के इदारे हमारे मुल्क में हैं, हमारी किस्मत अच्छी है, वरना गवर्नमेंट ने तो जो करना था वो आपने देख लिया, आगे क्या करना है अभी भी जो है वो कुछ सिलसिला कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो क्वीन के वफ़ादार हो जाते हैं, हम मिडल ईस्ट जाते हैं तो शेख के वफ़ादार हो जाते हैं। मुल्क का वफ़ादार कोई नहीं हो पाया अभी तक, और वो क्यों नहीं हो पाया, अब आप और मैं बैठ के इसको सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। जो सच्चाई है वो करप्शन है, हर जगह पे फैली हुई है, मगर हमने करप्शन के जो सूरतें हैं, शक्लें हैं, वो 1-2 लोगों को करार दे दिया, यही लोग करप्ट हैं, बाकी हम तो बिल्कुल ठीक है। करप्शन आपके आसपास हर जगह है। अगर आपने 10 रुपये भी किसी को दिए हैं रिश्वत के नाम पे, तो आप भी करप्ट हैं, आप दूध के धुले हुए नहीं हैं। हमें सबको मिलके इस सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है। 9 to 5 जितने लोग बैठे हुए होते हैं, अब आजकल तो सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आप मुझे बता दें 9 to 5 ऑनेस्टली कौन घंटे गिनता है?
अगर सामने कैमरा नहीं लगा हुआ तो उसके बाद फिर ये सारे लोग हज पे इस पैसे से जा रहे होंगे, अलग डिस्कशन है, खैर उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब और पीआईए का भी यही हाल है कि आप देखें आज का रिजल्ट क्या है। जितने भी फाइटर्स होते हैं, एमएमए फाइटर्स या बॉक्सर्स होते हैं, उनका को कहा जाता है यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट फाइट। अगर आपकी आखिरी फाइट में आप जीतें तो यू आर अ विनर, आखिरी फाइट में अगर आप हारें यू आर अ लूजर। और ये सबके साथ हुआ है। माइक टाइसन बस्टर डगलस ने हराया, बैठ गया बिल्कुल, उसके बाद उठ ही नहीं पाया। उससे पहले फाते थे वो साहब, ज़बरदस्त किस्म का नाम था माइक टाइसन। रोंडा राउजी, उसको हॉली होम्स ने हराया, बैठ गई रोंडा राउजी का पता ही नहीं उसके बाद फिर कहाँ गई। तो जो आपका आखिरी परफॉर्मेंस होती है उसी के नाम से हम जाने जाते हैं। माजी में हम ना जाएं, माजी में ना रहें, तो यही हाल अर्तुगरुल का है। हर कोई बैठ के अर्तुगरुल देख रहा है और माजी में हम लोग कितने अजीम होते थे। आज तो देखो भाई, आज कहाँ हो, आज बता दें आप मुझे मॉडर्न डे अर्तुगरुल कहाँ पर है। कौन सा ऐसा मुसलमान, यहीं पर जीटीए की बात कर लें, कितने ऐसे मुसलमान हैं जिनको देख के कोई एक गोरा भी इस्लाम कबूल करे। खैर अगेन उसकी डिफरेंट डिस्कशन में हम लोग चले जाएंगे। हमारे ही चैनल पे अभी कुछ दिन पहले आसिफ साहब का प्रोग्राम आया था, उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दी थी सली की, जो यूएस बेस्ड मूवी थी। वो तो यूएस बेस्ड थी, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आज निकाल के लेकर आया था इसी अजीम मुल्क की, कनाडा की। यहाँ पे तकरीबन ये बात है कुछ मिड 1900s की, जो गूगल कर लीजिएगा, एयर कनाडा फ्लाइट 143। इसमें क्या खास बात थी एयर कनाडा फ्लाइट 143 में? हुआ क्या कि मुख्तसर तौर पे आपको बताऊंगा कि एयर कनाडा फ्लाइट 143 ये उड़ी मॉन्ट्रियल से अल्बर्टा की तरफ जा रही थी। रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब ये टेक्निकल फॉल्ट था जहाज़ का भी, और ये पायलट की भी गलती थी कि उसने रीचेक नहीं किया, क्योंकि पायलट को बताया था। पायलट थे जनाब कैप्टन पियर्सन साहब, वो एयरपोर्ट पियर्सन एयरपोर्ट वाले नहीं, इनका कोई दूसरे पियर्सन, कोई दूसरा शिजरा नसब था इनका। कैप्टन पियर्सन थे, उनके साथ इनके फर्स्ट ऑफिसर थे क्विंटल। प्लेन में पेट्रोल ख़त्म हो गया पहले हाफ में, अब क्या किया जाए? दोनों ने महारत से प्लेन को उतार दिया एयरबेस में ग्लाइड करके, और इस बात को कहा गया गिमली ग्लाइडर, क्योंकि गिमली एयरबेस का नाम था। ग्लाइड करते हुए महारत सब पैसेंजर बच गए, सब के सब पैसेंजर बच गए थे, एक भी ना जख्मी तक नहीं हुआ, मरना तो दूर की बात है। मगर जो एविएशन अथॉरिटी थी, जो एयर कनाडा थी, 6 मंथ के लिए डिमोट किया था कैप्टन पियर्सन को, और फर्स्ट ऑफिसर क्विंटल को 2 मंथ की सस्पेंशन दी थी। उसके बाद रिवॉर्ड अलग मिले इन लोगों को, क्योंकि जाहिर है महारत का काम है, जब जहाज़ का पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो ग्लाइड करके नीचे उतारना। सस्पेंशन अपनी जगह पर है, मगर सस्पेंड किया, सज़ा अलग मिली, इनाम अलग मिला। हमारे यहाँ जनाब वो जज़ा और सज़ा का हिसाब ही नहीं है। खैर बहरहाल, तो अब मैं इस वक्त कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ फसी सैयद साहब का। फसी सैयद साहब प्रेसिडेंट हैं यूनिटी इन द कम्युनिटी के। थोड़ी अब हम बात करेंगे इलीट्स के ऊपर। अभी रिसेंटली हमने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा सिलसिला देखा जहाँ उस्मा खान साहिबा जो है उनके घर में कुछ लोग घुस आए थे। उससे पहले भी वो कर्नल की बीवी वाला जो सिलसिला हुआ था वो था, वो जनाब पुलिस से जो है वो दींगा मुश्ती कर रही थी और कह रही थी तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। उससे पहले मारिया बी का सिलसिला तो ये और उससे पहले अगर देखा जाए तो तैयबा अब्यूज़ केस हुआ था, जहाँ पे तो जज साहब थे और उनकी बेगम थी, उन्होंने एक छोटी बच्ची को अपने पास रखा हुआ था, तो तैयबा अब्यूज़ केस के नाम से एक सर्टेन ट्रेंड मुझे देखने को मिल रहा है कि जो एलीट्स हैं हमारे माशरे के, जो रूल ऑफ लॉ है वो नहीं है उनके। तो उसके बारे में हम बात करेंगे फसी सैयद साहब से, जैसे ही वो ऑनलाइन आते हैं थोड़ी और गपशप लगाते हैं आपसे। तब तक तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहरहाल उससे पहले एक स्टैटिस्टिक आपको इंटरेस्टिंग मैं दिखा दूं। अगर सीधे हाथ पे प्रोड्यूसर साहब से मैं कहूँगा कि कुछ बात कोरोना वायरस की भी करते चलते हैं, क्योंकि अब मसले इतने सारे हैं हमारे मुल्क में, मगर हमारे लोग अभी इस वक्त कहाँ पे फंसे हुए। शहरों सब्जवारी साहब ने जो है सदफ कमल से शादी कर ली। कॉल ले लेते हैं फसी सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फसी साहब? आप लाइव हैं हमारे साथ, सीन ऑन है में। ठीक है। अच्छा जी, बातचीत
को आगे बढ़ाते हैं। बातचीत ये हो रही थी कि जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में हमने सिलसिले देखे हैं पिछले कुछ अरसे में, और इसमें अभी जो उज़्मा खान का सिलसिला हुआ, उससे पहले वो कर्नल की बीवी वाला सिलसिला हुआ जो बाद में पता चला कि वो कर्नल की बीवी भी नहीं थी, उससे पहले तैयबा अब्यूज़ केस हुआ जहाँ पे एक जज साहब और उनकी बेगम ने एक छोटी बच्ची को अपने घर में रखा हुआ था और उनको अब्यूज़ कर रहे थे। मारिया बी वाला केस हुआ। ये सारे एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। एलीट्स जो हैं रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते, उसके बाद फिर जनाब वो सिलसिला वायरल होता है, सोशल मीडिया पे जाता है। वो भी एक अब नेमत है हमारे लिए, वरना तो पता नहीं सन 2000 से पहले ऐसे कितने अब्यूज़ हुए होंगे जो लोग मर गए, अपनी कब्र में चले गए और ये बात नहीं बता पाए। तो वजह क्या है सर, आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी मैं आपका इंट्रो दे ही रहा था कि फसी सैयद साहब प्रेसिडेंट है यूनिटी इन द कम्युनिटी के साथ साथ माशाल्लाह ये लॉयर भी हैं। तो मैं ज़रा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाहूँगा कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे तो इस तरह का कोई आप सिलसिला नहीं देखते कि कोई इलॉन मस्क का बेटा गाड़ी स्पीडिंग करते हुए चला गया और फिर उसने बोला कि जनाब मैं तो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, या आपने देखा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जो बेटी है वो कहीं पे घुस गई और उसने कहा। ये यहाँ पे नहीं होता। हमारे यहाँ क्यों इतना प्रेवलेंट है सर ये? देखिए उमर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इंक्लूड किया अपने सेलिब्रेशन में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसके अगर देखा जाए तो मैंने 17 साल वकालत की कराची में, और मैं वहाँ की बार की पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहा हूँ। हाई कोर्ट में जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो हमने बहुत से केसेस को करीब से देखा है, पढ़ा है। तो इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो वीआईपी कल्चर है ना, ये बंदा उस वक्त है जब अकाउंटेबिलिटी ना हो। ठीक है, जब यानी कि कसूर करने वाले को सजा ना मिले, तो वो कसूर करने वाला जो है वो फिर आपको पता है कि वो माइक इज राइट और चलंगे से रहा होता है। जिस हमारे यहाँ जो मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस। अब ये देखिए, शुरू से चूंकि हमारे यहाँ एक जुडिशियल सिस्टम जो है वो अकाउंटेबल यानी कि एक सिस्टम यानी एक इदारा है जो लोगों को अकाउंटेबल रखता है। ठीक है, यहाँ से सजाएं होती हैं। अगर किसी ने कसूर किया तो कम से कम जैसे यहाँ कनाडा में है कि उसे पता है कि अब अदालत में उसको सजा हो जाएगी। हमारे इस कंसेप्ट को, इस जुडिशियल एक्टिविज्म को शुरू से ही खत्म करने की एक कॉन्स्पिरेसी रही है, और उसके बहुत से अवामिल हैं। मैं उस अवामिल पे नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहला जो उसमें अमल था वो था कि जब हमारे सियासी इदारों को मजबूत नहीं किया गया, ठीक है, उसको कमजोर से कमजोर तर बनाया गया हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अदलिया पे भी आके पड़ता चला गया। ठीक है, अदलिया जो है किसी के मातहत हो के, क्योंकि ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये अब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि अदलिया पर दबाव, बैरून ने दबाव जो है वो पड़ता है, और जिसकी वजह से अदलिया जो है वो सही फैसले नहीं कर पाती। 1956 में मौलवी तमीजुद्दीन खान के से लेके, यानी जब वो असेंबली बर्खास्त हुई थी सोहरावर्दी साहब की, और उसके बाद जो मार्शल लॉ लगा है, और उसके बाद नजरिया जरूरत आया है, और उसको जायज करार दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, कि जहां से मैं समझता हूँ कि इस दवाई का पहला एक कील ठोकी गई थी, जो आहिस्ता 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 इतनी बढ़ती चली गई कि जब लोगों ने देखा कि अदालत से उनको कोई मतलब नहीं, इंसाफ या उनको सजाएं नहीं हो रही है, तो लोग आसानी के साथ कानून को अपने हाथ में लेकर खेलते रहे। और जो ताकतवर होता है, आपको पता है कि माइट इज राइट, और वो जो चाहता कर लेता है। अच्छा सर, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पे एक ज़बरदस्त किताब है, डिटरेंस द लीगल थ्रेट इन क्राइम कंट्रोल। यहाँ पे भी यही बात की गई है। ये बुक पब्लिश हुई थी 1960s में। कहा गया है कि जो डिटरेंस होती है क्राइम बिहेवियर से, मतलब जो रोकती है आपको जुर्म करने से, वो 3 चीज़ें होती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन, कि कितना फीसद प्रोबेबिलिटी है कि आप पकड़े जाएंगे। साइज ऑफ द सैंक्शन, कितनी बड़ी सजा लगेगी आपके ऊपर। बेनिफिट इफ नॉट डिटेक्टेड, आपको क्या फायदा है अगर आप नहीं पकड़े गए।
और ये तीनों चीज़ें आप देखें हमारे माशरे में, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये जो एलिट्स हैं ये बड़े आराम से ये किस तरह ये रूल तोड़ देते हैं। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये था कि क्योंकि मैं कराची में भी रहा हूँ और जीटीए में भी अब इस वक्त रिहाइश है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे रोका हो। कराची में भी, यहाँ पे भी मैंने उससे बदतमीज़ी से बात की हो, मगर यहाँ पे जो हम वीडियोस देखते हैं वो शुरू ही जो है वो नाजेबा अल्फाज से होता है। तो ये क्या वजह है? ये अपब्रिंगिंग का आपको मसला लगता है, ये कल्चर का मसला है, ये क्या वजह है कि रिस्पेक्ट जो है, क्योंकि ज़ाहिर है लॉ इस वक्त जहाँ पे अब इस सवाल में लॉ जहाँ का मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले साहब हैं, लॉ की रिस्पेक्ट नहीं है। ये बात आप पाकिस्तान के हवाले से कर रहे हैं या फिर यहाँ के पाकिस्तान के हवाले से? मिक्सअप हो गए हैं। पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा देखिए, दरअसल बात ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे तमाम सिस्टम को और तमाम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को आहिस्ता आहिस्ता तबाह किया गया, जिसमें एक पुलिस का भी दायरा था। ठीक है, पुलिस को भी आप देखें कि एक बैड सिस्टम की वजह से करप्ट बनाया गया। ठीक है, अब हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जो पुलिस है जिस सूबे की, उस सूबे के लोगों को उसमें होना चाहिए ताकि वो आसानी से अपने नेबरहुड के मसाइल को समझ सकते हैं और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो देख सकते हैं और सुलझा सकते हैं। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में नहीं हुआ। अगर आप सिंध पुलिस की तरफ नजर उठा के देखें तो वो आंदोलन में पाकिस्तान से ज्यादा 98% लोग जो है वहां पे आते हैं। उनको सिर्फ एक लालच होती है कि जितनी जल्दी हो पैसा बना के डिफेंस में बंगला बना लें और लाहौर में घर बना लें। तो उनको इससे कोई सरोकार नहीं होता है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको वो इज्जत के साथ पेश आए या बदतमीजी के साथ पेश आए। उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि पैसा बनाना है। ये कल्चर इतना फरोग पाया है गुज़श्ता 72 सालों में, इस पे कभी भी किसी हुकूमत ने जो है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं की, इसको रोकने की कोशिश नहीं की। इसमें कोई यानी कि आप रिफॉर्म्स लाने की कोशिश नहीं की। पुलिस एक्ट में कोई रिफॉर्म नहीं है। वही बॉम्बे एक्ट का जो पुलिस एक्ट है वही अभी तक चल रहा है। मुशर्रफ साहब ने कोशिश की थी लेकिन उसको भी कुछ लोगों ने या किसी इदारे ने उसको भी फेल कर दिया। तो जब तक पुलिस को अकाउंटेबल नहीं आप करेंगे लोकल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ, फॉर एग्जांपल पुलिस को अकाउंटेबल अगर आप सिंध की पार्लिमानी जो मतलब सिंध असेंबली के मातहत अगर आप उसको करेंगे तो वहां पर हर तबका फिक्र के नुमाइंदे मौजूद हैं और वो उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं और उनके सवाल पूछ सकते हैं कि तुमने हमारे इलाके के लोगों के साथ बदतमीजी क्यों की, तो वो जवाब दे। अब आप देखें कि हमारी जो सिंध पुलिस है वो सिंध गवर्नमेंट के मातहत नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो उनके इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुनते हैं, वो उनकी पोस्टिंग को नहीं मानते हैं। वो कुछ भी हो वो अपना कर रहे होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस इस्लामाबाद और पिंडी से आ रही होती है, वो उनको देख के काम कर रहे होते हैं। तो वो कैसे मतलब ये कि इस शहर के लोगों के साथ मतलब सही तरीके से पेश आए। जैसा आपने कहा कि वो बदतमीजी से शुरू होते हैं, तो उसकी वजह यही है कि उनका कोई लेना देना नहीं यहाँ के लोगों का। आप देखिए कि अगर एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लांडी स्टेशन में हो, वो लांडी का रहने वाला हो, तो एटलीस्ट लांडी के लोगों को वो जानता है, तो उनके साथ वो बदतमीजी से पेश नहीं आ सकता, उनके साथ आसानी के साथ वो रिश्वत नहीं ले सकता। तो ये सब चीजें एक रिफॉर्म्स की जरूरत है, एक इस्लाह की जरूरत है, जो कि कोई भी नहीं कर रहा। चंद ऊपर के अपराध को पकड़ लिया जाता है, सियासतदानों को और करप्शन और ये सब ढोंग रचाया जाता है, लेकिन पूरे सिस्टम को इस मुल्क के वो चेंज करने की कोशिश नहीं की जाती। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपकी ऐड कर दूं, मुझे याद आ गई कि ये सिर्फ पुलिस में ही नहीं है, जितनी भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं मल्टीनेशनल जब अपनी सेल्स टीम हायर करते हैं तो दे मेक श्योर, पाकिस्तान में जैसे कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल आएगी अगर उसने सेल्स टीम हायर करनी है वो लोकल लोगों को हमेशा हायर करती है, क्योंकि उनको पता है इस इलाके में जाकर लोकल लोग ही अपना काम कर सकते हैं। कभी भी कोई मल्टीनेशनल कराची के लिए बाहर से किसी को नहीं लेकर आएगी, कराची वाले को ही रखेगी। इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ है।
अच्छा, लेकिन बदकिस्मती से हमारे तमाम वफाकी इदारों में इसका उल्टा हिसाब किताब चलता है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी भी मुझे याद आ गई इज्जत के रिस्पेक्ट के हवाले से कि एक कोई जंगल था, वहाँ पे एक फ़कीर बैठा हुआ था जिसकी जो बीनाई से महरूम था। तो एक साहब वहाँ से गुजरे, उन्होंने पूछा, ओए तुमने बादशाह को देखा है? उसने कहा नहीं साहब। दूसरे साहब गुजरे, उसने कहा फ़कीर तुमने बादशाह को देखा है? उसने कहा नहीं साहब। तीसरे साहब गुजरे, उन्होंने कहा कि बाबा आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है? उसने कहा जी बादशाह सलामत, इससे पहले आपके वज़ीर और आपका नौकर भी गया है। तुम्हें तो नज़र नहीं आता, तुम्हें कैसे पता? तो उसने कहा कि देखें, जिसको जितनी इज्जत मिलती है ना वो उतनी वापस कर देता है। पहला जो आदमी था आपका नौकर था, उसने मुझे ओए करके बुलाया। दूसरा जो आदमी था वो वज़ीर था, उसने कहा फ़कीर आपने मुझे कहा बाबा सुनिएगा, तो आपको क्योंकि सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है आपने मुझे इज्जत दी, बाकी दोनों को जितनी मिलती है उतनी उन्होंने वापस कर दी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही मिसाल दी है इस वक्त। रेसिप्रोकेट होता है, और जो कि जो हमारे यहाँ बिगाड़ आई है कराची में उसका रीजन ही यही है। अगर आप शुरू में देखें 1970s में इतनी बिगाड़ नहीं थी कराची में कि जितनी 80s में आई, क्योंकि 80s में एक साजिश के तहत यानी कि कुछ फिरकों को आपस में लड़ाया गया। पहले शिया सुन्नी को लड़ाया गया, फिर महाजे पठान का झगड़ा कराया गया, पंजाबी का कराया गया। तो एक कॉन्स्पिरेसी के साथ यानी कि हमारे मसाइल को और इस तरह की चीजों को किया गया कि जिससे कराची तबाही की तरफ ज्यादा चला गया। वरना पहले लोग बड़े प्यार से रहते थे, एक दूसरे को इज्जत से बातें करते थे, इज्जत से आपस में इंटरमिंगलिंग से इतनी ज्यादा होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीजें चूंकि खत्म होती चली गई, आज हम एक दूसरे के दस्ते गिरबान हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खून के प्यासे हैं, तो वहाँ पे इज्जत और तकरीम कहाँ होगी एक दूसरे के लिए। तो मैं ही समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। बहरहाल इस पे अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, बस अल्लाह से दुआ हो सकती है अल्लाह पाक हमारे वतन की हिफाजत फरमा और उसमें हम लोगों को मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। अच्छा, साथ साथ थोड़ी बात करते चलेंगे, जो इलीट्स की हम बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास के साथ भी इनका कोई ख़ास कोई मेल नहीं है, और मिडिल क्लास को भी ये लोग बिल्कुल उसी लकड़ी में समझते हैं जो वो लॉलेसनेस वाली बात है। मिडिल क्लास को भी ये लोग बैकवर्ड समझते हैं। एक रिसर्च मैंने निकाली है, इसमें इलीट्स के बारे में लिखा हुआ है कि इलीट्स सी मिडिल क्लास एज आउट ऑफ टच एंड इनकॉम्पिटेंट। इलीट्स आर हिपोक्रिटिकल, मतलब वो जो करते हैं वो नहीं, वो कॉल और फेल में तजाद है। इलीट्स रिडिक्यूल बैकवर्डनेस ऑफ नॉन इलीट, मतलब मिडिल क्लास कल्चर और टेस्ट, मतलब जो मिडिल क्लास हैं उनके जो टेस्ट हैं वो जाहिर है वो समझते हैं कि जनाब ये दकियानूसी और गांव वाले हैं एक तरह से। हालांकि मिडिल क्लास भी अब माशाल्लाह हमारी मिडिल क्लास भी एक लेवल, अपर मिडिल क्लास से काफ़ी लेवल तक राइज हो गई है। हम सभी मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं जो ज़्यादातर जो यहाँ आए हैं कनाडा। और इलीट्स डू नॉट फॉलो द लॉ, फिर वही बात आ गई। तो ये क्या वजह है कि जो मिडिल क्लास है उससे भी इलीट्स की टसल रहती है? उमर साहब देखिए, पाकिस्तान के हवाले से मैं अगर क्लास सिस्टम पे नजर डालेंगे तो जो एलीट क्लास थी पाकिस्तान बनने के बाद वो अब पाकिस्तान में शायद रही नहीं है। ठीक है, एक नई एलीट जन्म लेके आई है, और ये एलीट वो है कि जो आपको पता है कि सारे ब्यूरोक्रेट, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट के हों या फेडरल गवर्नमेंट के हों, तो उन्होंने जिस तरह से लूट खसोट मचा के आज अपने आप को एलीट बना लिया। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज आप देखें, कराची, पिंडी, लाहौर, अब मुल्तान में बन रही है, और यहाँ बड़े बड़े प्लॉट्स और बड़े बड़े लोग जो इतने करोड़ों करोड़ों का खरीद रहे हैं, ये सारे ज्यादातर अगर आप देखें तो ये वो लोग हैं। ठीक है, इनके जो मिडिल क्लास की बात आप कराची की कर रहे हैं, ये अगर पार्टीशन के बाद से अगर आप देखें तो ये सारे वो लोग थे कि जो इंडिया से इमिग्रेट करके इधर आए थे, और ये पढ़े लिखे लोग थे। ये ब्यूरोक्रेसी से, चाहे इनके यानी ब्यूरोक्रेसी के बहुत ऊंचे सतह पे ये हो या उससे निचली सतह पे या क्लरिकल, ये सब पढ़े लिखे लोग थे, और आगे से इनकी जो औलादे थी वो भी पढ़ी लिखी निकली। ठीक है, तो इनकी सोच में और इनकी सोच बहुत डिफरेंट थी, मतलब औरों के मुकाबले में, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, सब हाईली क्वालिफाइड थे, इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, इनकी ब्रॉटअप बहुत अच्छी हुई, इनके घर के माहौल बहुत अच्छे थे, तो
इनकी सोच एक डिफरेंट थी। लेकिन जो एलिट उभर के सामने आई पाकिस्तान में 1970 के बाद, और खासकर ये जो दुबई और इधर जो खुला है, और वहां से जो लोग पैसा कमा के आए, उनके पास तालीम का तो इतना वो था नहीं, ना उनका कल्चर था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो थे वो ट्राइबल एरियाज से या फ्यूडल लॉर्ड से इधर उधर से आए, तो उनकी ब्रॉटअप जो है ना वो उसी निजाम में हुई थी। फ्यूडल के साथ रहते हुए दबा के रखा गया था उनको अपने पैरों में बैठा के रखा गया था, उनको ऊपर नहीं आने दिया गया था। उनकी सोच उतनी महदूद थी। लेकिन वो मिडिल ईस्ट चले गए या ब्यूरोक्रेसी में कोटा सिस्टम पे चले गए, और ऊपर से माल कमा के फिर वो यहाँ अमीर तरीन बनते चले गए, जहांगीर तरीन बन गए और जरदारी बन गए। तो लेकिन वो उनकी जो डेवलपमेंट थी वो तो नहीं हो पाई ना, जो एजुकेशन जो डेवलपमेंट जो निखारती है वो उनकी नहीं हो पाई। तो उनकी सोच भी वैसे ही थी। तो इसलिए वो जो मिडिल क्लास असल में है उसको वो मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये टग ऑफ वॉर है दोनों की, और जो मैं समझता हूँ चलती रहेगी। अच्छा, अब सर रिजल्ट्स की तरफ आते हैं थोड़ा, क्योंकि आपका जो शोबा है माशाल्लाह वो खुद कानून से ताल्लुक़ है। तो अब लॉलेसनेस तो फैली हुई है पाकिस्तान में, ना सिर्फ कराची में बल्कि ये इंसिडेंट्स हमने पंजाब में भी देखे हैं, पेशावर में भी होते रहते हैं। तो कोई भी सूबा बचा हुआ नहीं है इससे। सलूशन की तरफ अगर हम जाएँ तो अब स्टेप बाय स्टेप क्या सलूशन होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे शोर मचा देना और उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है सबका, और 3 दिन बाद आ जाता है जनाब हम तो दोस्त हैं, हम में तो कोई लड़ाई नहीं हुई। जो पुलिस वाले साहब थे जिन्होंने रोका था वो कहते हैं गलत फहमी हो गई थी। तो ये गलत फहमियाँ कैसे जो है वो ये किस तरह ये, और फिर कोर्ट भी जो है देख रहा है कि इस तरह की ज़्यादती हुई है वीडियो में, मगर कोई एक्शन नहीं होता। तो सलूशन क्या है इसका? देखिए, सलूशन तो अब बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इतना इन्हें भी करप्शन पेनिट्रेट कर गया है कि उसको वहां से निकालना या रोकना बहुत मुश्किल है। अगर आप सिटी कोर्ट की तरफ नजर उठा के देखें तो वहां पर तो इसकी प्राइवेट कोर्टों में क्या बोलते हैं, रिश्वत की दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन वहाँ तो कानून टिक रहा है और उसको कभी सुधारने, मगर हर कोई कहता है हम तो करप्ट नहीं है, फरा पॉलिटिकल लीडर करप्ट है, हम नहीं है। हालांकि रिश्वत सब ले रहे हैं अपनी सतह पे। जो 10 रुपए ले सकता है 10 रुपए ले रहा है, जो 1000 ले सकता है 1000 ले रहा है। जी जी, हर शख्स अपनी जगह पर। पॉलिटिशियंस, अब देखिए जो ब्रोकरेट्स हैं ये तो 35-25 सालों से बैठे हुए हैं, और करप्शन तो सारी ये कर रहा है। ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको भी करप्शन यही करके देते हैं ना, पैसा तो यही पहुंचाते हैं। अच्छा, फिर सिविल के साथ साथ आर्मी ब्यूरोक्रेसी भी है, वो भी करप्ट है। तो अब आप ये देखें कि इसको सुधारना जो है बड़ा मुश्किल। मुशर्रफ ने जो इतना अच्छा एक पावरफुल प्रेसिडेंट भी था, और उसने जो लोकल बॉडीज में रिफॉर्म्स लेके आया, और उसने कहा कि तमाम पुलिस जो होगी वो मेयर के मातहत होगी। आप ये देखेंगे कि जो GHQ उन्होंने वो मानने से इनकार कर दिया, और उनका कि पुलिस जो है वो मेयर के मातहत कैसे होगी, वो तो हर शहर के पास पुलिस चली जाएगी, तो फिर वो पिंडी से अपॉइंटमेंट होके कैसे आएंगे। तो उन्होंने उसको फेल करा दिया। तो जब इतना बड़ा इदारा, जो इतना पावरफुल इदारा इस वक्त बन चुका है, वो जब नहीं चाहता है तो कुछ नहीं हो सकता है। हम आप कुछ भी तजवीज दे दीजिए, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर करना है तो सबसे पहले अदलिया को बिल्कुल आज़ाद किया जाए, उसको एक कानून के जरिए पार्लियामेंट के मातहत किया जाए कि जो है वो, और जितनी नीचे की अदालतें हैं उसके अंदर रिफॉर्म्स किए जाए, कानून के तहत रिफॉर्म्स किए जाए, ताकि कोई शख्स रिश्वत नहीं ले सके। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आज मैं कुछ एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को फोन किए, तो उन्होंने बताया कि भाई फॉर्म ये फलानी जगह पर ऑनलाइन मौजूद है, इतने डॉलर का आप बना दिए, नियम सर्च कर दीजिए, उसकी रिपोर्ट आप लगा दिए, ये 3 चीजें लगा के आप हमें भेज दिए। अगर यहाँ आके आप देंगे तो 4 से 5 दिन में हो जाएगा आपका काम। अगर आप मेल से भेजेंगे तो 3 से 4 दिन मेल में रखेंगे, 5 दिन हम देंगे, 8वें दिन आपको मिल जाएगा। आप देखिए, एक सिस्टम इन्होंने बना दिया है जहाँ पे रिश्वत के। अब पाकिस्तान में क्या होता है, चाहे भी तो नहीं ले सकते। वहाँ पे ये कि बंदे को दौड़ाते रहते हैं, एक के बाद एक बंदा मजबूर होकर कहता है यार ये पैसे ले लो,
कॉल याद ना लिख के कि हम पहिए लगा देते हैं। सही। अच्छा, क्योंकि आपके जो फाइनल कमेंट्स हैं मैं लेना चाहूँगा इसमें कि क्योंकि मेरा शो आम आदमी का शो है, मैं कहता हूँ आम आदमी क्या कर सकता है अपनी सतह पर इस वक्त? देखिए, आम आदमी के जहाँ तक ताल्लुक है तो वो कानून की पासदारी जैसे करनी चाहिए वो करता रहे और कानून के आपके हाथ में ना दे। ठीक है, वहाँ पर पाकिस्तान में ये है कि हर शख्स चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो वो कानून की पासदारी नहीं करता, कानून के अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। उसकी वजह से क्राइम बढ़ते चले जाते हैं। अगर आम आदमी अपने पे ही फैसला कर ले कि आज से हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए, हमें जितनी भी तकलीफें हों, लेकिन हम कानून की पासदारी करते रहेंगे, कानून की जंग लड़ते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ताला अगर हर शख्स अपनी जगह पर दुरुस्त हो जाए तो फिर ये है कि हम ताकत बन जाएंगे और हम इदारों को भी ठीक करने की भी उसके बाद कोशिश कर सकते हैं। तो एक आम इंसान तो यही कर सकता है इसको। बात हर कोई कहता है मेरे से क्या होगा, मैं अकेला करके क्या, मैं अकेला मेरे सिग्नल पे रुकने से क्या होगा, मेरे अकेले रिश्वत ना देने से क्या होगा, बाकी सब तो दे रहे हैं, उनको रोको ना। एक शख्स अगर रुकता है, अल्लाह पाक कहता है कि तुम रुक जाओ तो पूरा निजाम ठीक हो जाएगा। तो एक एक शख्स अगर रुक जाएगा तो निजाम ठीक हो जाएगा। ये हमें एजुकेशन की जरूरत है, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि लोग अक्सर यहाँ भी ऐसी बातें करते हैं, उनको समझाने की जरूरत है। आप जैसे प्रोग्राम्स जो इतने माशाल्लाह से आप लोग कर रहे हैं, इससे आप एजुकेट करें कि नहीं ये आपकी सोच गलत है, आप अपनी सोच को बदलें, आप अपनी जगह पर ठीक हो जाइए, दूसरे को आप फिक्र नहीं कीजिए। इंशाल्लाह दूसरा भी अगले दिन ठीक हो जाएगा, तीसरे दिन ठीक होगा। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अगर हम सब ठीक हो जाएंगे तो माशरा भी ठीक हो जाएगा, निजाम भी ठीक हो जाएगा। जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच, हाईली ऑब्लाइज्ड टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच, सो ऑनर्ड यू। बहुत शुक्रिया। जाते जाते सर अगर आप यूनिटी इन द कम्युनिटी के बारे में कुछ बताना चाहें तो हमारी ऑडियंस सुन रही है, कोई मैसेज देना चाहें आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है। जी देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस भी यही था टू एजुकेट पीपल, क्योंकि वेरियस इश्यूज यहाँ पर भी हैं। ठीक है, वहाँ जैसे तो नहीं है लेकिन हैं, जैसे गुर्बत यहाँ ऐसा लगता नहीं है लेकिन है। 55,000 लोग जो हैं वो सिर्फ मिसिसागा में फूड बैंक पे डिपेंडेंट हैं, बहुत से बेरोजगार हैं और खासकर जैसे कोविड-19 आ गया, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो भी सिस्टम ऐसा है कि हर शख्स को हैंड टू माउथ होता है, तो उसका एक बजट होता है, इतनी उसकी सैलरी आ रही होती है, उसने घर दिया तो उसका 80% सैलरी मॉर्गेज में चली जाती है, गाड़ी ले लेता है तो उसके फाइनेंस में चला जाता है, घर के बिल्स हैं, बच्चों के खर्चात हैं। लेकिन अगर कहीं उसकी नौकरी आगे पीछे हुई तो वो सारा बजट आउट हो जाता है और उसके जो मॉर्गेज और फाइनेंस, गाड़ी के दूसरी चीजों के वो आउट होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो घबरा जाता है और उसको देखता है कि वो फिर अपने ख्यालात को कैसे पूरा कर सके, और उसका घर भी बाज़ औक़ात फोरक्लोजर पे चला जाता है और बच्चे सड़क पे आ जाते हैं। तो ऐसे में फिर वो फूड बैंक की तरफ चले जाते हैं और दूसरे इदारों की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें हमारी कम्युनिटी के लोग भी काफी हम देख रहे थे कि वो भी फूड बैंक की तरफ रुजू कर रहे थे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि क्यों ना हम भी आगे बढ़कर थोड़ा सा साथ देते हैं, और फूड बैंक है तो क्यों ना हम एक फूड बैंक अपना भी बना लें। तो अभी तक तो हम फूड बैंक बनाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल हो जाएंगे। लेकिन हर साल हम फूड कलेक्शन ड्राइव करते हैं कि जहाँ पर 50-60 पाउंड फूड जमा करते हैं। हम खुद अपने हाथों से होमलेस लोग उन लोगों के घरों पर पहुँचा के आते हैं, और जो बचता है वो हम यहाँ पर मुस्लिम वेलफेयर सेंटर फूड बैंक है, सेवा फूड बैंक है, ईडन फूड बैंक है, एक नूनाबाद में आर्टिक फूड बैंक है, हम उनको भिजवाते हैं, इन लोगों को खाना दे देते हैं। फिर इसी तरह से हम क्लोथिंग ड्राइव भी कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम कपड़े लोगों से इतने अच्छे कपड़े होते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे लोग 2-3 दफा पहनने के बाद से वो कपड़े पहनते नहीं है, खासकर ख्वातीन, तो वो कपड़े हम देते हैं, फिर हम जरूरतमंदों को वो कपड़े पहुँचाते हैं। इसी तरह से ब्लड डोनेशन है कि जहाँ पर बहुत फुकदान रहता है, हर वक्त कैनेडियन ब्लड सर्विसेज वाले हमें कॉल कर रहे होते हैं कि हमें ब्लड की जरूरत है। तो हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको लेके जाते हैं, वहाँ पर ब्लड पिलाते हैं। इसी तरह से क्रेडिट वैली हॉस्पिटल, यहाँ ट्रेडियम हेल्थ फाउंडेशन, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हमारे पास जो मशीनें हैं
सरकार जो है पैसा देती है सिर्फ डॉक्टरों और स्टाफ की सैलरी के लिए, लेकिन जो मशीनें हैं उसको फाउंडेशन खुद अपने अखराजात से पूरी करती है। तो हमारे पास फंडिंग की जरूरत होती है तो हम उनके लिए फिर फंड रेज करते हैं। हमने पिछले साल उनको 50,000 पाउंड जमा करके दिया, इस साल 60,000 पाउंड हमने उनको जमा करके दिया। तो इसी तरह से हम तब जो ये हेल्थ केयर रिलेटेड इश्यूज हैं, ऑटिज्म है, इसके अलावा डायबिटीज है, ड्रग है, इस पे हमने सेमिनार किए हैं, लोगों को एजुकेट किया, अपने यूथ को हम एजुकेट करते हैं कि marijuana लीगलाइज जरूर हुई है लेकिन marijuana का एक्सेस यूज जो है वो आपके सेहत के लिए बहुत मुज़िर है, तो लिहाजा आप इससे दूर रहें। इस तरह के हम एजुकेशनल सेमिनार्स कराते हैं, ड्राइव्स करते हैं, हम मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको बताते हैं। तो ऑटिज्म पे भी हमने एक सेमिनार किया था और ख्वातीन के इश्यूज पे भी हम सेमिनार करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारी जरूरतमंद लोग जो फाइनेंशियल सपोर्ट क्रंच में आ जाते हैं किसी, तो फिर हम उनकी भी थोड़ी बहुत मदद करवाते रहते हैं। तो ये सारे सिलसिला जो है यूनिटी इन द कम्युनिटी कर रही है गुज़श्ता 5 सालों से, और ये सब कुछ हम जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जो हमें डोनेशन देते हैं उनकी मदद से, उनकी सपोर्ट से कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि अगले साल हम अपना फूड एंड क्लोथिंग बैंक बना लें ताकि हमारे पास हर शख्स जो जरूरतमंद हो आए और खाना लेके जाए, हमारे किचन से खाना खा के जाए। और कपड़े जो आप ये देखें कि दूसरे जो फेथ बेस्ड जो क्लोथिंग बैंक्स हैं वो पैसे लेके बेचते हैं, चाहे वो गुडविल वाले हों, चाहे वो वैली विलेज हो, कोई भी हो, लेकिन हमारा इरादा है कि हम फ्री देंगे कपड़े। और हम अभी गिव अवे करते रहे, हर साल हम पार्किंग लॉट्स में जाते हैं, वहाँ पे हम डिस्प्ले कर देते हैं, लोग आते हैं और ले जाते हैं फ्री। तो ये है कि ये सारे हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्ट हैं, पर्पज है जो जिसपे यूनिटी इन द कम्युनिटी काम कर रही है। जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन द कम्युनिटी। हम हमेशा आपके साथ हैं और बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का। आपका जो प्रोग्राम का नाम है बहुत पसंद आया। उमैर कौन है? उमैर कौन है? उमैर कौन है मेरा फेसबुक का हैंडल है। उमैर क्या करता है? तो ये तो सवाल है हर शख्स के जहन में आते होंगे कि उमैर कौन है। उमैर कौन है मेरे फेसबुक और सोशल मीडिया का हैंडल है। प्रोग्राम का नाम है सीन ऑन है। अच्छा, तो आप यहाँ पर जीटीए में कहाँ पर होते हैं? जी यहाँ पे हम लोग मिसिसागा में होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और हार्ड वर्क और आपका बेहतरीन प्रोग्राम, इसको आप लोग जारी रखिएगा, कम्युनिटी को एजुकेट करते रहिए, और जो हमसे आपकी मदद की जरूरत हो तो बिल्कुल बताइएगा, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे फसी सैयद साहब, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं कम्युनिटी में। हमारे अगले गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे जिनका तारुफ मैं आपको दे दूं। इनका नाम है ज्ञान गरिमा खरे। ये ओनर हैं पॉलिसी फ्यूजन की। अक्सर लोग हमें मिलते हैं कम्युनिटी में, ख़ुद तो यहाँ आ जाते हैं, जाहिर है मुल्क की याद सताती है, और मुल्क में सबसे ज़्यादा किसकी चीज़ की याद सताती है? पेरेंट्स की, माँ बाप की। तो अक्सर लोग बुलाना चाहते हैं पेरेंट्स को, मगर कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। सुपर वीज़ा लें, कौन सा वीज़ा लें, क्या करें। और फिर मेडिकल इंश्योरेंस का सबसे बड़ा मसला, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़। सुपर वीज़ा तो मिल जाएगा आपको, छोटा सा कॉस्ट होती है, मेडिकल इंश्योरेंस सबसे महंगा होता है। तो ये कौन सा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस सही है, इसके बारे में ये एक्सपर्ट हैं, ये हमें गाइड करेंगी। तो ज्ञान गरिमा खरे की हम लोग कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त। इसके साथ साथ और मज़ीद से बातचीत करेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें भेजते चलें हमारे नंबर के ऊपर, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 905-819-8209। जितने भी आपके सवाल हैं मेडिकल इंश्योरेंस, पेरेंट्स मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड, ये आप पूछ सकते हैं हमारी एक्सपर्ट से। हमारी एक्सपर्ट लाइन पे होंगी और जितने भी सवाल हैं आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इनसे हम पता करेंगे कि क्या सिलसिला बनता है मेडिकल इंश्योरेंस का। तो मिनट इनको कनेक्ट करेंगे। तब तक जनाब वो जो वीडियो थी मैं आपको दिखा दूं, जो PIA की मैंने कहा था जो खातून की वीडियो है, ये ज़रा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई है। लास्ट फ्राइडे इस वक्त
हमने पहला बुलेटिन सुना था अबाउट द क्रैश, एंड हमारा दिल हिल के रह गया था ये सोच के कि हमारा भाई मिर्जा वहीद शाबेग उस फ्लाइट के अंदर है। इस बात को 7 दिन हो गए, अभी तक किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हमें अप्रोच नहीं किया, हमारी मदद नहीं की, कोई हेल्प डेस्क नहीं लगा, कोई एक सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ कि किस तरह से हमारी मदद की जाए, हमारे और हमारी तरह के बाकी लवाहिकीन की जो अपने प्यारों को ढूंढते फिर रहे हैं। PIA इंटरनेशनल फ्लाइट तो है, लेकिन हमारी मुल्क की फ्लाइट है। उन्होंने क्या कभी कोई प्रोसेस, कोई सिस्टम नहीं बनाया था इस तरह के वाकये को हैंडल करने के लिए? हमें पिछले 5 दिन में जितना ख्वार किया है उसकी तफसीलात में बताने बैठूं खत्म ना हो। कभी एक ऑफिस, कभी दूसरा ऑफिस, कभी एक हॉस्पिटल, कभी दूसरा हॉस्पिटल, टोटल एंड कंप्लीट मिसमैनेजमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। इसमें हॉस्पिटल आए, इसमें पुलिस आए, इसमें ब्यूरोक्रेसी आए, किसी ने हमारी मदद नहीं की। इंटरनेशनली अगर कोई इतना बड़ा वाकया या सानिया पेश आता है तो लवाहिकीन को घर पे रखा जाता है और गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी स्टेप अप देयर गेम एंड दे से कि हम आपकी मदद करेंगे, आपको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन यहाँ हम लोग ही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और इस पर जुल्म ये कि हम जहां जा रहे हैं, नंबर 1 मिसकम्युनिकेशन, हमें गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। नंबर 2 जीरो कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग्स द डिपार्टमेंट्स। तीसरी झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, एक दफा नहीं बार बार बोला जा रहा है, जिसकी वजह से हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहां जाएं। नंबर 4 लीडरशिप, देयर इज एब्सोल्युटली नो लीडरशिप। कोई शख्स स्टेप अप करने को तैयार नहीं है टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई शख्स कोऑर्डिनेट करने को तैयार नहीं है। हमें पता नहीं है हमने जाना कहां है, हमने करना क्या है। इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा जुल्म है वो है बदतमीजी। हम जिस जगह, जिस दफ्तर जहां गए, हमसे प्यार से बात नहीं हुई है, हमसे बदतमीजी से बात हुई है। हमारे भाई की जान चली गई, वो अल्लाह के हाथ में था, वो चला गया, शहीद हो गया, अल्लाह के पास चला गया, अल्लाह का मामला। लेकिन जो लवाहिकीन की इज्जत नफ्स मजरू हुई है, जो दर दर की ठोकरें खाई हैं उन्होंने, वो आप इंसानों और आप अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है, एंड वी होल्ड यू अकाउंटेबल। हमारी मदद के लिए कौन आ रहे हैं? मिस्टर आरिफ साहब, जो खुद दिल टूटे हुए हैं इस वक्त, जो खुद अपनी फैमिली को ढूंढते फिर रहे हैं, वो हम लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं, वो हमें शॉर्टकट्स बता रहे हैं। जो काम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का था कि वो इस सब को स्पीड अप करते, वो काम एक और टूटा हुआ बाप कर रहा है हमारी मदद के लिए। PIA कहाँ है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहाँ है? अथॉरिटीज कहाँ है? हमें नहीं नजर आ रही, हमने किसी ने अप्रोच नहीं किया है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इस चीज को जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 13 से 15 बॉडीज बगैर DNA के लवाहिकीन के हवाले की गई हैं। क्यों? देवर ऑल्सो अनआइडेंटिफाइबल। क्या प्रूफ है कि ये उन्हीं की बॉडीज थी? क्यों उनका DNA करके नहीं वो बॉडीज हैंड ओवर की? नंबर 1। नंबर 2, इस प्रोसेस को स्पीड अप करना क्या मुश्किल है और क्यों नहीं स्पीड अप किया जा रहा है? क्या आप उन लवाहिकीन की तकलीफ नहीं जानते जिनके प्यारे उनसे छिन गए? वी आर रियली डिसअपॉइंटेड विद द सिस्टम, जिसमें कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर शख्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर डालने पर बैठा है। अगर इस तरह से होगा तो काम तो नहीं हो सकेगा। तो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, इतनी रिक्वेस्ट है कि हमें इज्जत और आबरू के साथ हमारे भाई की बॉडी दे दी जाए, हम उसका जनाजा कर दें, हम उसे सुपर्द खाक कर दें। ये इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, ये बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट है जो हमारे भागदौड़ किए बगैर गवर्नमेंट को हमारी पूरी कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब तक नहीं की है। सो बराए मेहरबानी बेशक आरिफ अलवी की रिक्वेस्ट सुन लें, लाहौर के अंदर लैब्स हैं, वहां पे उसके सैंपल्स भेज दें ताकि आधे हो जाएं। कुछ तो तरीका निकालें इस चीज को स्पीड अप करने का। वी आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड इन द सिस्टम एंड द गवर्नमेंट राइट नाउ। जी, वीडियो देखा आपने, इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं ज्ञान गरिमा खरे। गरिमा, हाय, कैसी हैं आप? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड होपिंग द सेम फॉर यू एंड योर व्यूअर्स टू। थैंक यू। आप लाइव हैं इस वक्त हमारे साथ और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए पेरेंट सुपरवीजा इंश्योरेंस से रिलेटेड, मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड। जी बिल्कुल, आई एम फीलिंग वेरी थैंकफुल कि मैं इस
कि ये इस प्रोग्राम के बारे में, इस प्लान के बारे में जितनी ज्यादा आप सबकी को इन्फॉर्मेशन दे सकूं इस समय में, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। तो पहले तो शुरू करते हैं, है क्या इंश्योरेंस लेना ज़रूरी क्यों है क्या ये जो सुपर वीज़ा इंश्योरेंस है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बहुत ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सुपर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा एज अ गवर्नमेंट रेगुलेशन इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस। ये एक बहुत ही अच्छा प्लान कैनेडियन गवर्नमेंट ने हम जैसे लोगों को यहाँ पे एलिजिबल कराया है, जिससे कि हम अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को बुला सके अपने अपने मुल्कों से, उनको यहाँ पे अपनी लाइफ स्टार्ट करने का मौका दे सकते हैं, अपने साथ रहने का मौका दे सकते हैं, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ में उनको हिस्सेदार बना सकते हैं। तो इसीलिए इस गवर्नमेंट सुपर वीजा के जरिए गवर्नमेंट ने ये प्लान एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव के साथ स्टार्ट किया है। और इसकी बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि व्हेन यू आर इनवाइटिंग योर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, तो आपको एक सुपर वीजा इंश्योरेंस लेना एक मैंडेटरी, एक गवर्नमेंट की तरफ से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल दिया गया है। ओके। तो ये ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है, ये मैंडेटरी है सबको लेना। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसे जरूरी क्यों है। पहली बात तो ये कि आप ये समझें कि हम अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अपने बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स का सुख मिले, हमें पेरेंट्स के साथ रहने का कुछ ज्यादा समय मिले, क्योंकि आप सबको पता है सुपर वीजा 1 साल के लिए आपको एलिजिबल कराता है मिनिमम, आप उसे एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो इसके लिए बस गवर्नमेंट ने हमसे ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल रखा है कि जब भी आप उनको बुलाएं यहाँ पे, तो उनको, उनके साथ आप एक टेंशन फ्री लाइफ जिए। आपको मिनिमम 1 लाख का इंश्योरेंस अपने पेरेंट्स के लिए खरीदना है और एक अच्छा प्लान खरीदिए आप, जिससे कि आप जब उनको यहाँ बुला रहे हैं तो जितना भी समय आपको मिल रहा है अपने पेरेंट्स के साथ और आपके बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो वो भी टेंशन फ्री बिताए और आप भी, ना उनके ऊपर कोई टेंशन रहे हेल्थ को लेकर, कुछ को लेकर, और ना आपके ऊपर। अच्छा, ये 1 साल का लेना जरूरी है? अगर कम लेना चाहें तो? नहीं, सुपर वीजा की मिनिमम रिक्वायरमेंट ही यही है। और ये हो सकता है, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है उमर, कि ये हो सकता है कि सपोज आपने 1 साल के लिए आपको लेना पड़ता है और जस्ट इन केस आपके पेरेंट्स को नहीं अच्छा लगा, यहाँ पे वेदर नहीं अच्छा लगा उनको, या कुछ कारणवश उनको वापस जाना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ अनयूज्ड डेज जो है, मतलब जितने दिन वो यहाँ रहे उतने दिन का पैसा कटेगा, बाकी का आपको रिफंड हो जाएगा। ये सारी कंपनीज ऐसे ही करती हैं? कुछ सिलेक्टेड अच्छी कंपनीज हैं जो ये रिफंड कर देती हैं? नहीं, ये लॉ है, ये कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ रेगुलेशन है, दीज आर कॉल्ड गवर्नमेंट रेगुलेटेड लॉज। आपको इन सब चीजों पे कोई भी अगर आपको बोले कि रिफंड नहीं मिलेगा तो ये बिल्कुल गलत है। ओके। अच्छा, इसमें कवर क्या क्या होता है? क्या जो आपके पेरेंट्स आए उनको खांसी, नज़ला, जुकाम हो गया, या कोई हल्का फुल्का सा कोई हाथ में दर्द हो गया, तो वो सब कुछ कवर है? क्या क्या कवर होता है मेडिकल इंश्योरेंस जो सुपर वीजा की? देखिए, हाँ, तो सुपर वीजा आपको हमेशा ध्यान रखे इमरजेंसी इश्यूज पे कवर करता है। अब इसके अंदर 2 क्राइटेरिया आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग और एग्जिस्टिंग। ओके। अब जैसे आप कह रहे हो कि उनको नजला, खांसी, जुकाम हो गया, ये तो आम बात है, ये तो आप अपने मुल्क में रहे वहां भी आपको होता है, तो ये प्री एग्जिस्टिंग नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग मतलब वो कहते हैं कि जिस दिन से आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ट्रैवल करते हैं उससे 120 दिन पहले, 120 डेज पहले अगर वो किसी मेडिकेशन पे है, गवर्नमेंट स्पेसिफाइड मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल उन्हें कुछ हो गया, कुछ डायग्नोज हो गया, उसकी वजह से वो दवाइयां खा रहे थे, तो आप उनके लिए प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का इंश्योरेंस ले लें, जिसमें कि आप ये उनको डिक्लेयर कर दें कि भाई आने से 120 दिन पहले उनको ये डिक्लेयर हुआ था, तो मैं वो कंडीशन, वो मेडिकल कंडीशन कनाडा में भी कवर करना चाहता हूँ। ओके। तो ये सिर्फ इमरजेंसीज के लिए है, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जो सीरियस है तो उसको ये कवर करता है, जो आम नज़ला, जुकाम, खांसी है उसको ये कवर नहीं करता? नहीं, आम नज़ला, खांसी, जुकाम ये सब अगर आपको यहाँ पे आने के बाद हो रहा है तो ये बिल्कुल, अगर आपने एक अच्छा प्लान लिया है तो आपकी सारी डॉक्टर विजिट्स यहाँ पे कवर होती हैं। आप वॉक इन क्लिनिक पे जाते हैं और यहाँ पे अगर आपने अपना इंश्योरेंस ले रखा है, जिसमें कि आपने, अगर आप एक आम बात करें, अगर आपको आज की डेट में वॉक इन जाना पड़े, अगर आपके पास ओहेप कार्ड है तो आप लोग को पता नहीं चलता है कितना कटा, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे वॉक इन प्लान जा रहे हैं और आप कनाडा के सिटीजन नहीं है या आपके पास ओहेप कार्ड नहीं है, तो
एक टाइम की वॉक इन विजिट इज $100 to $120। ये तो अक्सर लोगों को वाकई में नहीं पता होता, क्योंकि हम लोग को आदत, हमें सिर्फ अपने ओहिप कार्ड दिखाने की आदत है। तो अब आप सोचें कि अगर आपने, सपोज करिए कि आपके पेरेंट्स को कोई इशू नहीं है, वो यहाँ पे आ गए, आपने नो प्री एग्जिस्टिंग ले रखी है, ठीक है, और वो यहाँ पे आ गए, थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ जो कि कनाडा में आम बात है जी। और उनको कुछ भी हुआ, खांसी जुकाम बुखार बॉडी पेन, जिसका पहले कोई मतलब इट्स नॉट अ सीरियस थिंग, ठीक है, आप उनको वॉक इन लेकर जाएंगे, आप अपना इंश्योरेंस कार्ड दिखाएंगे, आपको अपफ्रंट पैसा देना पड़ता है और घर आके आप अपनी रसीद वो लगा देंगे और आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है 5 to 8 बिजनेस डेज में, ओके, वर्किंग बिजनेस डेज में। और अगर उनको सपोज आने से पहले, मैं आपको बता दूं फॉर एग्जांपल, अगर उनको आने से 120 दिन पहले कुछ डायग्नोज हुआ जिसकी वजह से उनको दवाइयां खानी पड़ रही हैं और आपने वो कंडीशन कवर कर रखी है उनके आने से पहले, और यहाँ पे आके उसी चीज से रिलेटेड उनको यहाँ पे कोई इश्यू हुआ, तो गवर्नमेंट आपसे, डॉक्टर आपसे डिटेल पूछेगा, वो आपको यहाँ के हिसाब से दवाइयां दे देगा, जो भी है आप उसको अपना बिल एज यूजुअल लगा सकते हैं। अच्छा, इन लोगों को क्या आप एडवाइस देंगी जो अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब प्री एग्जिस्टिंग है मगर हम नहीं दिखाएंगे, हम शो नहीं करेंगे, क्योंकि जो नो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन वाला होता है वो सस्ता इंश्योरेंस होता है। काफ़ी इंश्योरेंस एजेंट सजेस्ट करते हैं कि जनाब आप ले लें, कुछ नहीं होता। देखिए, कुछ होता है या कुछ नहीं होता ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, और जब कुछ होता है तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता, ना वो इंश्योरेंस एजेंट आपके सामने आएगा और आप उसको बोलेंगे भाई तुमने कहा था और मैंने नहीं लिया, अब बता क्या करें। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बता देती हूँ कि इंश्योरेंस हमेशा, आप एक सिंपल सी बात सोचिए, यू आर बाइंग योर इंश्योरेंस फॉर योर लव्ड वंस, आप अपनों के लिए खरीद रहे हैं। तो हमेशा अगर उनको, आपको पता है कि उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, तो आप उनकी लाइफ को क्यों रिस्क कर रहे हैं? आप क्लियरली स्टेट कर दीजिए, उनको यहाँ बुलाइए, अगर उनको उसी से रिलेटेड कोई इशू है तो यहाँ का अच्छा मेडिकल आपको हेल्प करेगा। अगर आप छुपा ले जाएंगे, और आपको तो पता है अगर वो बीमारी आपके शरीर में है तो डॉक्टर के आपको पता नहीं लगा पाएगा। जैसे ही डॉक्टर ने बता देना है कि भाई ये तो इनके, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये तो ये पिछले 1 साल से इस प्रॉब्लम से झेल रहे हैं, उसी दिन डॉक्टर यहाँ पर एक लाइन लिखेगा, आपका सारा के सारा इंश्योरेंस कैंसिल हो जाएगा। और आपको मैं एक और बात बता दूं जी, अगर आप इंश्योरेंस में कोई फ्रॉड करते हैं और अगर आप इंश्योरेंस कंपनी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आपने कोई मुझे मिसकम्युनिकेशन किया है या आपने कोई बात छुपाई है, तो इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर तो जो होगा वो होगा। एज अ क्लाइंट यू आर एक्चुअली स्टॉपिंग योर पेरेंट्स टू विजिट अगेन टू दिस कंट्री। लाइफ टाइम बैन लगेगा। बिल्कुल, आपके वो उनके दोबारा फ्यूचर के वीजा एप्लीकेशन पे या कोई भी किसी भी गवर्नमेंट कानून के कोई भी कागजात में वो चीज आ ही जाएगी। अच्छा, इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो कहते हैं जनाब 1 साल की तो हमें मैंडेटरी थी, ले ली हमने, अब दूसरे साल भी हमारे पेरेंट्स रुक रहे हैं तो हम तो नहीं ले रहे, बड़ी महंगी है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब 1 साल में नहीं हुआ तो अगले साल होगा नहीं होगा, ये तो हम लोग, इंश्योरेंस ज्योतिष तो है नहीं, वो फ्यूचर तो प्रिडिक्ट नहीं करता, वो आपको सेव करता है। और इस बात की क्या गारंटी है कि 1 साल में नहीं हुआ तो अगले साल भी नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए फाइनेंशियली बर्डन है, ठीक है, तो आप बैठे बात करें, अपने इंश्योरेंस एजेंट से बात करें, आप मुझसे बात करें और आप बताएं कि भाई मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो हमारे पास कई प्लान है भाई, हम मंथली इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि ठीक है आपके पेरेंट्स बहुत ही हेल्थी हैं तो आप डिडक्टेबल ज्यादा ले लें, अपने ऊपर बर्डन ना लें। लेकिन ये कहना कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए ही नहीं, मैं लूंगा ही नहीं, तो इस सवाल का जवाब देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझता है। स्पेशली आज जब कोविड-19 जो चल रहा है, कोई किसी ने प्लानिंग नहीं की थी इसके लिए, और जिसके पास भी पैसा है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो लेना नहीं लेना इट्स जस्ट अ पीस ऑफ माइंड, ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और हमेशा कोई भी इंश्योरेंस से रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले हमेशा ये सोच लें कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कोई भी प्लान चीप नहीं होता। अच्छा, अब मैं गूगल कर रहा था आज, तो मैंने सुपर वीजा मेडिकल इंश्योरेंस लिखा तो 75,000 कंपनीज और 75,000 इंश्योरेंस एजेंट आ गए। मुझे तो सारे एक जैसे लग रहे थे। तो जैसे अब मिसाल मैं दूंगा कि जो शवल है जिससे हम बर्फ़ साफ़ करते हैं, डॉलरामा में भी मिलता है, और वही शवल आपको
रोना में भी मिलता है या लोज में भी मिलता है, लोज वाला महंगा है 10 टाइम्स, डोरामा वाला सस्ता है, तो क्या डिफरेंस है ये मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज में, इस पे कुछ रोशनी डालें। क्रेडिटेबिलिटी ओके, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। आपने जैसे बोला कि अगर आपको एक सामान खरीदना है तो आप रोना में जाएं या कॉस्को में जाएं या वॉलमार्ट में जाएं, कहीं भी जाएं, आप सबसे पहले उस ब्रांड नेम पे, अगर आप कोई चीज अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए ले रहे हैं ना, तो आप हमेशा कहेंगे कि $2 अगर महंगा है और वो इस ब्रांड नेम का है तो एक पीसफुल वारंटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है, थोड़ा पीस ऑफ माइंड के लिए मैं यहाँ चला जाऊं, क्योंकि मैं किसके लिए ले रहा हूँ। अगर सपोज करिए कि आप एक साइकिल ले रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो आप उस पर एडिशनल पैसा खर्च करेंगे कि नहीं, सिक्योरिटी चाहिए, मुझे सेफ्टी चाहिए। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि इतने सारे इंश्योरेंस एजेंट है, बहुत इंश्योरेंस कंपनी है, एनीबडी हु स्टैंड्स विथ यू, जैसे जो मेरा मोटो है, मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम नहीं करती, मैं अपने क्लाइंट के लिए काम करती हूँ। फॉर मी माई क्लाइंट इज एन असेट। अच्छा, इसमें अगर कोई आइडिया दे पाएं या अपनी क्लाइंट की कोई स्टोरी मुझे बता पाएं आप, जो रिसेंटली जहाँ पे जैसे अनफॉर्चुनेट चीज़ है, मगर पेरेंट्स क्योंकि हमारे एजेड होते हैं तो हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो कोई रिसेंट ऐसा हुआ हो जो आप एक एस्टिमेट दे पाएं कि कितना खर्चा हो जाता है यहाँ पे GTA में अगर कोई इस तरह का मसला हो जाए पेरेंट्स को। तो अरे आपने बहुत ही सही क्वेश्चन उठाया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ का वेदर, हम लोग के पेरेंट्स जो कि 24 घंटे एक खुली हवा में बाहर टहलने वाले लोग होते हैं, उनको यहाँ पे लाके हम विंटर्स में कह दे कि नहीं आपको घर के अंदर रहना है, तो उनको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सफोकेशन शुरू हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही पिछले 2019 के विंटर्स में ही ऐसा हुआ कि उनको कोई भी पुराने दिल की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई लाइफ में। ओके, मगर वो यहाँ रहते थे, he was an aged man, like 60-65 उम्र के थे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, he was a very healthy man, सब कुछ था। मगर अब वही बात है, यहाँ के विंटर्स में हम एज अ यूथ अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑफिस के कामों में निकल जाते हैं गाड़ी से अपने ऑफिस तरफ, पेरेंट्स नहीं जाते हैं कहीं, क्योंकि उनका ऐसा यहाँ पे माहौल नहीं होता कि वो रोज दिसंबर में -20 डिग्री में भी टहले। तो उनका ऐसे कुछ ऐसे इश्यूज हुए जिसकी वजह से उनको स्ट्रोक आ गया। अब हम लोग को उनको तुरंत ही, उनके फैमिली मेंबर्स ने उनको तुरंत ही यहाँ पे मिसिसागा के बहुत ही रेप्यूटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे भी नहीं पता था जब तक मुझे मेरे सामने बिल नहीं आता कि एक दिन का ICU का किराया $4,000 है। $4,000 ICU का एक दिन का किराया, एक दिन का किराया है। एम्बुलेंस की कॉस्ट तक लगती है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप उस समय सोचिए, 5 मिनट के लिए बस अपने आप को उस जहन में डाल के सोचिए कि एक तो आपके ऊपर इतनी बड़ी इश्यू आ गया कि आपके पेरेंट्स को इस अनफॉर्चुनेट कंडीशंस में सफर करना पड़ रहा है, प्लस आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन। कभी कभी क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को अगर उनका देख रेख करना पड़ता है तो गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स बुलाती है हॉस्पिटल्स, उसकी फीस आपको देनी पड़ती है। और उसकी फीस एक सिंपल, मैं उस स्ट्रोक के डॉक्टर की बात कर रही हूँ जो कि कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, उसने मेरे क्लाइंट से $4,000 से $4,500 ले लिए उसी समय, उसी वक्त ऑपरेशन करने से पहले उनकी नर्स ने बिल भेज दिया। $4,500। उस समय आपके पास पैसा है नहीं है, ये सबसे बहुत बात की बात होती है। और अब आपको मैं बताती हूँ इंश्योरेंस कंपनी पिक्चर में कब आई, जब उन्होंने आप गए, आपने फ्रंट डेस्क में बता दिया भाई मेरा ये इंश्योरेंस कार्ड है, सब कुछ, तो उन्होंने कहा ठीक है सब कवर हो जाएगा, मगर अभी तो आप दें पहले, अभी तो आप डॉक्टर की फीस तो दें भाई। ठीक है, आपके पास $5,000-6,000 है, आपने स्पेंड करना शुरू कर दिया, फिर आपका इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में बात चलती रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि क्लाइंट बीच में आता नहीं है। क्लाइंट बीच में इन्वॉल्व क्लाइंट को होना पड़ता है, क्योंकि सारे बिल तो उसके नाम से बने हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी टाइम पे पैसा नहीं दे रही तो क्लाइंट की क्रेडिटेबिलिटी पे उसको कॉलिंग्स आ सकती है कि रिकवरी कॉलिंग्स आती है। कोऑर्डिनेशन का काम क्लाइंट का है। हाँ, तो क्लाइंट का काम अब यहाँ पे, अब अगर आपने एक रिलायबल या क्रेडिटेबल कंपनी से लिया होता तो आपका जो एडवाइजर होता है उसको यहाँ पे स्टेपिंग करना पड़ता और वो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में खड़ा होता, क्लाइंट को नहीं आने देता बीच में। वो पूरी कोशिश करता है कि मेरे क्लाइंट को कुछ भी ना हो। जहां पे हम लोग का रोल आता है, हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी को और हॉस्पिटल के बीच में अगर कोई मिसकम्युनिकेशन है, कोई इंफॉर्मेशन की कमी है, तो वो हमें डील करना है, क्लाइंट को डील नहीं करता है। अगर आपने ऐसे कहीं से ले लिया, ऑनलाइन ले लिया
या जिसने बोला कि अरे आपको नहीं पढ़ना, आप हट जाएं, आप कॉल ना उठाएं। बहुत से लोग कहते हैं अरे आपका कोई मतलब नहीं, आप कॉल मत उठाएं, आप ईमेल का जवाब ना दें। ये सब गलत है। ऐसे एडवाइस करना क्लाइंट को बहुत गलत है। ओके आपको हमेशा अपने क्लाइंट के लिए जो भी काम हो बहुत ही कायदे से हो, करीने से हो और फुल लीगैलिटी से हो। तो फिर कुछ मुझे नहीं पता आप बता पाएंगी कि नहीं, मगर हैप्पी एंडिंग है स्टोरी की, क्या उस क्लाइंट को फिर 100% वापस रीइंबर्स हो गया? जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि अगर वो कहते हैं कि 3 महीने में पैसा आना चाहिए, तो मेरे क्लाइंट वाज सो हैप्पी कि उसको पैसा बिल्कुल ऑन टाइम, बिफोर टाइम मिला, चेक में मिला, 1 रुपए कम नहीं पड़े उसको कोई भी हैसल से नहीं जाना पड़ा। ही वाज वेरी हैप्पी, लाइक मेरी कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से, एडवाइजर से और वर्ड ऑफ माउथ। अगर मैंने उसको बोला था कि आई एम देयर विथ यू, आई प्रूव्ड दैट आई वाज देयर विथ हिम। जबरदस्त, थैंक यू। एग्जैक्टली, इंश्योरेंस इज नॉट अबाउट अ पॉलिसी, इट्स अ रिलेशनशिप। इट्स अ रिलेशनशिप। अच्छा गरिमा, ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपको पता है। तो हमारे व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए कोई आपके पास प्रोमो कोड हो, कुछ हो जिसपे वो आपको कांटेक्ट करें हमारी कम्युनिटी टीवी का? अरे बिल्कुल, आप हमें आप मेरा फोन नंबर आप मतलब आप उमेर आप पब्लिसिटी करेंगे, मैं बता दूं मेरा फोन नंबर। मैं अपनी यहाँ पे, मेरे को पिछले 4 साल से एक्सपीरियंस है, मेरे अपनी कंपनी चल रही है पॉलिसी फ्यूजन के नाम से। और मैं आपको सिंपली बता दूं, मैं सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे चल रही हूँ इतने साल से, बिकॉज एक बार जो मेरा क्लाइंट बनता है वो फिर लाइफ टाइम बन जाता है। वो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा है। और आज जितने भी मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझसे खरीदें, अगर आपको एक सलाह भी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे पास है, वो सही है कि नहीं है, कोई लाइफ इंश्योरेंस बस एडवाइस, बिल्कुल आए, कम्युनिटी टीवी का नाम लें और आप मेरी तरफ से बेनिफिट्स पाएं। जबरदस्त। तो आपको जबरदस्त किस्म का डिस्काउंट मिलेगा, प्रेफर्ड सर्विस मिलेगी गरिमा की तरफ से। कम्युनिटी टीवी का प्रोमो कोड आपने लेना, आपको एक अच्छा प्लान मिलेगा। आई नेवर से चीप प्लान, बिकॉज देयर इज नो चीप प्लान इन दिस वर्ल्ड। यू विल गेट द बेस्ट, यू गेट व्हाट यू पे फॉर। Exactly. I always say take a best plan because you buy insurance for your loved ones. तो अपनों के लिए कभी सस्ता काम नहीं होता है, अपनों के लिए हमेशा एक अच्छा काम होता है। तो I always advise buy something which is good for your thing, आपके अपने बजट में आएगा और जिसको आप एक बार लेने के बाद आपको संतुष्टि रहेगी कि you did something good for your family. जबरदस्त, थैंक यू सो मच गरिमा, इतना हमें टाइम देने के लिए, सुपरविजर मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बताने के लिए। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स वो भी उतने ही ग्रेटफुल होंगे आपके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। बाय। ये थी गरिमा। इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे पॉलिसी फ्यूजन, POLICYFUSION, पॉलिसी फ्यूजन के नाम से इनकी कंपनी है। ज्ञान गरिमा खरे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो वो जो बात कट गई थी, अगर मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा कि सीधे हाथ पे थोड़ा सा तकलीफ दे किस्म का ग्राफ आज नज़र आया है हम लोगों को कोविड-19 को लेकर, तो अगर वो दिखा पाएँ, जब तक प्रोड्यूसर साहब सीधे हाथ पे लगा रहे हैं, उस बात को आगे बढ़ाते हैं जिस बात से हमने शुरू किया था। तो सिचुएशन इतनी ख़राब है कि ये सीधे हाथ पे आप देख रहे हैं हमारा ग्राफ। कोविड सीधे हाथ पे है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स और उल्टे हाथ पे कोविड-19 का ग्राफ है। अच्छा जी, तो इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे हम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स की। कोविड-19 की बात करते हैं। रिसेंटली खबर आई है कि हर पर मिलियन पे 0.3 डेथ्स हैं पाकिस्तान में। इस वक्त हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स हैं पाकिस्तान की। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका सब हमसे नीचे हैं, मगर हम केयर ही नहीं कर रहे खोले। हमारी प्रायोरिटी क्या है जनाब? वो शहरों सब्जवारी साहब ने सदफ कमल से शादी कर ली, उसके मीम लगा दो। भाई उनके अपने घर का मामला है, आपको नहीं पता क्या है क्या नहीं है। आपके घर में जो खुदा ना खास्ता ख़वातीन के बारे में कोई ऐसी बात करे तो आपको कैसा लगेगा? गुरेज करें ज़ाती कमेंट करने से। लोग घुसे हुए हैं शहरों सब्जवारी साहब के फैमिली मैटर के अंदर। हमारे एक मसला है मुल्क का इस वक्त कोविड-19, उल्टे हाथ पे आप देख रहे हैं, यकीन नहीं आता तो डेथ्स इस वक्त हाईएस्ट हैं पाकिस्तान की। सर पे खड़ा हुआ नाच रहा है कोरोना वायरस। इससे फारिग हो आप, टिड्डी दल लोकस्ट का हमला खड़ा हुआ है आपके ऊपर। बाकी सारे इंतज़ाम लोगों ने किए हुए हैं, हमने कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रई फसल है वीट, गंदम। 22,000 एकड़ पे होती है गंदम, और टिड्डी दल का फेवरेट
जो जो क्रॉप है वो है गंदम, ग्रेन्स, और दूसरी फेवरेट राइस और मकई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तीनों है। 6.5 मिलियन एकड़ पे कुछ होती है राइस, और 2.5-3 मिलियन एकड़ पे होती है मेज़, और उसके बाद बची कुची जो है हमारी कपास है 6.5 मिलियन एकड़ पे होती है, वो भी टिड्डी दल की बड़ी फेवरेट है। पूरा उड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। प्लानिंग करनी ज़रूरी है, मगर हम किन बारे में बात कर रहे हैं, और अर्तुगरुल का अगला वाला सीज़न आ गया, वो देख रहे हैं। सबटाइटल के साथ देखेंगे, सबटाइटल के बगैर देखें यार। और भी मसले हैं दुनिया के अंदर। PIA तो वैसे ही उसके मसले चल रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर अभी जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने ये भी कह दिया है डेंगू का अब खतरा फिर से मंडरा रहा है। कुछ लोगों की तो खबरें आनी शुरू हो गई कि डेंगू, जब कोरोना पहले ही चौक किया हुआ था हमारे अस्पताल को, डेंगू फिर सर पे खड़ा हुआ है। तो इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। जो आपके पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, बाप हैं, उनको भी एजुकेट करें पाकिस्तान में कि ये इस तरह की सिचुएशन सही नहीं है। अब हर कोई हमारे यहाँ तो मास्टर है, चीता है, जिसको जो काम नहीं करना चाहिए वो वही काम कर रहा है। बेहतरीन कौम है हम लोग। हमारा क्या है, हम जो है वो अगर जहाज़ क्रैश हो हम सब पायलट बन जाते हैं, अगर कोई शरई मसला आए हम सब मुफ्ती बन जाते हैं, अगर जनाब कोई बीमारी हो जाए ख़ानदान में किसी को हम सब डॉक्टर बन जाते हैं, और अगर कोई एक लीगल मसला आ गया हम सब लॉयर बन जाते हैं। नहीं पता, हमें अपने काम के बारे में नहीं पता। पान वाले से जाकर पूछें, गली के कोने के नुक्कड़ पे जो पान वाला है, ये हुकूमत का क्या मसला है, हुकूमत को क्या करना चाहिए मुल्क सुधारने के लिए, पूरा बता देगा। नहीं पता तो उसको पान के बारे में नहीं पता। तो ये सिलसिले सही होने की ज़रूरत है, मगर अब खैर इस बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। तो इसको रैप अप करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे ज़बरदस्त किस्म का हमारा सेगमेंट है पुरानी यादों का। पिछली एपिसोड में ही मैंने कवर किया था मैनिमल के साथ। इस बार पुरानी यादें जो हैं उसमें मैं नया किस्म का शो लेकर आया हूँ। ज़ाती तौर पे मेरा बड़ा फेवरेट शो है, वो शो का नाम है CID। जिन लोगों ने देखा हुआ है, सोनी TV पे CID आता था, और ये ज़बरदस्त किस्म का जनाब डिटेक्टिव शो है। जिन लोगों ने अंग्रेज़ी में लॉ एंड ऑर्डर देखा है, या आपका दूसरा एक और शो होता था CSI, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, वो देखा है, सबका बाप है CID। वजह क्या है, क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जनाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी लाइन थी, और सारी एपिसोड्स एक जैसी होती थी CID की। इसमें होता क्या था, CID की टीम थी। शुरू तो एपिसोड कुछ ऐसे होता था कि वो कोई महफिल का सीन होता था, और महफिल में अचानक किसी को गोली लगती थी, और वो आदमी मर जाता था फ़ौरन। एक ही गोली लग के मर जाता था। वो पुरानी फिल्मों में होता था ना, आदमी 2 घंटे निकाल लेता, नहीं, ये सब खुद मर जाते थे। और एक आदमी खड़ा होता था लाश के पास, और वो कहता था CID को बुलाओ। वो ये नहीं कहता था पुलिस को बुलाओ, वो ये नहीं कहता था 911 बुलाओ। उसको पता था कि ये मैं जिस शो में काम कर रहा हूँ उसने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी कि CID का शो है, CID कौन सी दुनिया में होता है कि CID को बुलाओ। पहले आदमी पुलिस को बुलाता है, बहरहाल। उसके बाद फिर आगे चले, CID को बुलाने के लिए उन्होंने कॉल कर दी। कट्टू CID का जो ऑफिस है, वो अब CID के ऑफिस में दिखा रहे होते थे सारे के सारे जो CID के अफसर हैं फारिग बैठे हुए। ये कौन सी CID, इसका काम ही नहीं है, इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वाला जो कत्ल का केस है इसकी कॉल आए तो हम मेरी ख्वाहिश ही रह गई कभी किसी केस के लिए दया भाग रहा हो और अचानक उसको कॉल आए, हेलो एक और कत्ल हो गया, फारिग बैठे हुए, क्योंकि इन्होंने भी स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है कि कॉल आने वाली है, तो फारिग बैठे रहो। बहरहाल उसके बाद फिर जनाब पहुंचते थे ये लोग पूरी टीम के साथ। पता नहीं पूरी टीम के साथ ही हर जगह क्यों जाते थे, हमारा वाला मामला है जैसे हम लोग पूरे ख़ानदान के साथ पहुंच जाते हैं ना खाला के घर, ऐसे पूरी टीम के साथ जाते, 2 बंदे चले जाएँ। बहरहाल पहली जो कंक्लूजन होती थी ACP साहब की हमेशा गलत होती थी। जो पहले वाला जो मुजरिम को समझते थे ये मुजरिम, वो कभी मुजरिम नहीं निकलता था। मगर वो पुराने ज़माने के आदमी थे बेचारे, ACP प्रतिमन साहब, वो डायलर वाला फ़ोन होता है ना, कुछ तो गड़बड़ है, वो डायलर वाले फ़ोन की आदत थी उनको, उसी पे लगे रहते थे, डायलर वाले फ़ोन पे, अपने फ़ोन मिल के नहीं देता था उनको। उसके बाद फिर तफ्तीश होती थी, तफ्तीश जाके घुसते थे मुख्तलिफ घरों में, और जिस घर में ये घुसेंगे, आज तक रिकॉर्ड है CID का, जिस घर में CID घुसी है, दरवाज़ा खोला हम CID से, CID इतना कौन चौंकता है भाई, तुमने स्क्रिप्ट, ये वाहिद आदमी था जिसने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, सबने स्क्रिप्ट पढ़ी थी CID में, इस आदमी ने नहीं पढ़ी थी, इतना चौंक रहा है, इतनी चौंकने वाली कौन सी बात, हमने कत्ल नहीं किया तो चौंकने वाली कौन सी बात, CID। उसके बाद फिर खैर, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब अपना गेम कर रहे होते थे। डॉक्टर साहब जो है उनकी हमेशा खुन्नस चलती थी ACP साहब से, शायद इस वजह से क्योंकि
शो के एंड में डॉक्टर साहब के बाल आ गए थे सर पे, एसीपी साहब के बाल आए नहीं थे सर पे, इसी वजह से कोई अच्छा टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त डॉक्टर साहब के पास, ऐसा लगता था नासा की टेक्नोलॉजी है। क्या होगा, हाथ फिंगरप्रिंट, हाथ निकला, हाथ ऐसे का ऐसे ही आया और मुर्दे के ऊपर रखा और पता चल गया कातिल को। कौन सी टेक्नोलॉजी है, नासा के पास नहीं है, स्पेस एक्स के पास नहीं है, डॉक्टर साधुके के पास ये टेक्नोलॉजी है। इनको पकड़ के लेके जाना चाहिए, इन पे रिसर्च करनी चाहिए। उसके बाद क्या होता था जनाब, उसके बाद जो है वो अच्छा जो डॉक्टर साहब थे डॉक्टर साहब की असिस्टेंट, इतनी लड़कियां बदली हैं उन्होंने, 2 लोग हैं हिस्ट्री में जिन्होंने इतनी खवातीन बदली हैं और किसी ने नहीं। एक तारिक अजीज साहब हमेशा असिस्टेंट बदल जाती थी, दूसरे डॉक्टर सालू के हर एपिसोड में असिस्टेंट बदल जाती थी। वो असिस्टेंट जो लेट 90s में इनकी असिस्टेंट थी वो माँ बन गई, उनकी बेटियां जवान हो गई, डॉक्टर सालू के वहीं थे, वो अब अपनी बेटी के साथ असिस्टेंट के साथ आ रहे थे। अच्छा जी, खैर उसके बाद फिर कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। एपिसोड ख़त्म होने वाला होता है, एपिसोड ख़त्म होने के करीब होता है तो सीआईडी की टीम आती है उस घर पे जिस घर में कातिल होता है, और हमेशा उस घर का दरवाज़ा बंद होता है, और दया उसके बाद फिर दरवाज़ा तोड़ देते हैं, क्योंकि दया जो है उनकी खुन्नस है दरवाज़ों से। मतलब लेजेंडरी विलन और हीरोज़ रहे हैं, सुपरमैन या बैटमैन जो है उसका विलन था जोकर, मिस्टर इंडिया का विलन था मोगेम्बो, मौला जेड का विलन था नूरीनत। ये कौन सा दुश्मनी है जो दरवाज़ों पे निकाल रहे हैं? इस बंदे को होम डिपो वालों ने बैन किया हुआ है, क्योंकि जाके सारे दरवाजे तोड़ देता था होम डिपो पे। बहरहाल उसके बाद फिर वो मुजरिम भागता है और वो करामाती थप्पड़ पड़ता है, जो हमारे सीआईडी होते हैं उनमें से किसी का करामाती थप्पड़ पड़ता है, जिससे वो आदमी टेलीपोर्ट होकर उनके ऑफिस में आ जाता है और सच बोलना शुरू कर देता है। मतलब ये भी अलग टेक्नोलॉजी है, एक थप्पड़ से आदमी सड़क से ऑफिस में आ गया और सच बोलना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर अपने आप ही बड़े आराम से एसीपी साहब बोल देते हैं ज़रूर तुम्हें फांसी होगी। उनको किसी जज की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी भी कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, इसी से बस खुद ही बता देते हैं तुम्हें फांसी होगी। ये था सीआईडी का मेरा थोड़ा सा एनालिसिस, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो पिछले वाले प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, हमारे प्रोड्यूसर साहब को काफ़ी बुरी लगी थी। मैंने कहा था कि जितने भी हमारे निजी चैनल हैं कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं कर रहा। हम तो जब छोटे थे तो बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट आता था, तारिक अजीज़ साहब बुढ़े हो गए क्विज शो कर करके, जो सीखा हमने तारिक अजीज़ साहब से ही सीखा। नॉलेज के प्रोग्राम आते थे, इन्फॉर्मेशन के प्रोग्राम आते थे। इस वक्त कुछ भी नहीं है, तो दुनिया चांद पे पहुंच गई। स्पेस एक्स के साथ इलॉन मस्क साहब जो स्पेस स्टेशन पे ले गए रॉकेट को, और रॉकेट को वापस लैंड भी करा देंगे वो। मगर हमारे यहाँ तो प्रोड्यूसर साहब को बहुत बुरा लगा मेरे, उन्होंने कहा नहीं उमैर, मैं ढूंढ के लाऊंगा हमारे लोकल चैनल पे कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम मैं लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए। और अब प्रोड्यूसर साहब मुझे बता रहे हैं कि उनके पास कोई एक क्लिप है जो वो अब हमें दिखाएंगे लोकल चैनल का, कि कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। उम्मीद है कुछ अच्छी चीज़ ढूंढ के लाए हो, ये देखते हैं ज़रा हम। ये सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, हमारा अर्थ घूम गया ना, अब दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया, अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया, कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है ज़हन में? तो फिर हमारा
सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता सूरज है? और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना, है तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है, अब सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज गुरूब हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुलू हुआ ना बेटा, जी जी। तो सूरज नजर आया कहीं। ये लाए थे भाई आप। इलॉन मस्क ने स्पेस स्टेशन पे, क्या बोलूं इसको यार, प्रोग्राम बंद करो भाई, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। अब फेसबुक पे उमैर कौन है के नाम से मैं हूँ, अगर हो सके तो मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा प्रोग्राम को। ईमेल करने के लिए उमैर कौन है OMEIRKONHAI @gmail.com। बंद करो भाई।